अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सो लेट वी स्टार्ट अ लेक्चर टुडे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अबाउट डाटा माइनिंग रूट्स। जैसे कि हमने कल बात की कि व्हाट इज़ अ डाटा माइनिंग एंड व्हाई वी यूज़ अ डाटा माइनिंग, वेयर वी यूज़ डाटा माइनिंग। और हमें पता है कि डाटा माइनिंग का मतलब है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, या ऐसी नॉन ट्राइवल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें हम वैलिड डाटा को और अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस इज द डाटा माइनिंग। फिर हमने उसमें बात की कि डिफरेंट फील्ड्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पे ये यूज़ हो रहा है टू अचीव योर गोल्स। री इंजीनियर किया जा रहा है वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को एक एफिशिएंट टेक्निक्स और मॉडल्स को यूज़ करते हुए। फिर हमने बात की कि डाटा माइनिंग के दो प्राइमरी गोल्स हैं। एक तो डाटा माइनिंग करना प्रिडिक्टिव वे से और एक डाटा माइनिंग करना डिस्क्रिप्टिव वे से। प्रिडिक्टिव वे का मतलब था कि आप जो भी काम कर रहे हो अबाउट द फ्यूचर प्रोडिक्शंस और उससे रिलेटेड बात कर रहे हो। और हमें पता था कि फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शंस के लिए वी आर ऑलवेज यूज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब था कि अपने स्टोर डाटा में से एनालाइज कर रहे हो कि व्हाट विल बी द व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट द रिजल्ट्स क्या है, वो हम अपने डिस्क्रिप्टिव फैक्टर में देख रहे थे। और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी, कि ये टेक्निक्स प्रेडिक्टिव नेचर की हैं या डिस्क्रिप्टिव नेचर की हैं। जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की बात की, रिग्रेशन की बात की कि दीज आर द प्रेडिक्टिव। फिर हमने क्लस्टरिंग की बात की कि दिस इज द डिस्क्रिप्टिव। समराइजेशन की बात की, डिपेंडेंसीज की बात की। इसके रेलिवेंट हम ये सब एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इस बारे में कि डाटा माइनिंग की रूट्स क्या हैं। क्योंकि हमें पता है कि नो डे इन इंडस्ट्री फील्ड में डाटा माइनिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले डाटा माइनिंग जो था एक सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस था, बट नो डाटा माइनिंग इज बिकम एन अनदर फील्ड बन गई है। वो जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है, जिसमें जो हेल्प आउट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंजीनियरिंग्स में, रोबोटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग साइंस सॉफ्टवेयर्स में, हर तरह के एनालिसिस में जो है वो ये फील्ड यूज़ हो रही है। अब पॉइंट ये है हमारे पास कि ये फील्ड एक्चुअली में कहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसका रूट क्या है डाटा माइनिंग का। हम इसके बारे में जो है बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं कि डाटा माइनिंग की रूट्स की बात की, तो डाटा माइनिंग का जो ओरिजिन है, जो डाटा माइनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो दो कॉन्सेप्ट्स की बेस पे किया गया था। एक कॉन्सेप्ट था स्टैटिस्टिक्स की बेस पे और मशीन लर्निंग की बेस पे। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है स्टैट्स उनको पता होगा। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो एक्चुअली बाय डिफाइन की गई है, फील्ड एक्सट्रैक्ट की गई है फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से की डिस्क्राइब की गई है। और मैथमेटिक्स का फोकस्ड होता है कुछ टेस्ट करने से पहले, उसको प्रैक्टिकल फेस में लाने से पहले यू हैव टू बी एम्फसाइज ऑन द थ्योरेटिकल ग्राउंड्स। तो हम डाटा माइनिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, फर्स्टली हम पहले थ्योरेटिकल ग्राउंड्स उसके समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मॉडल या ये एल्गोरिदम क्या है, ये किस लिए डिफाइन किया गया है, किसके ऊपर कैसी वर्किंग हुई है। देन वी विल इम्प्लीमेंट ऑन द मशीन लर्निंग फेज। मशीन लर्निंग जो है एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है जहां हम अपने ही जो डाटा है जिसको हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया था, जिसको हमने फॉर्मुलेट किया था, अब उसकी टेस्टिंग की बारी आ जाती है प्रैक्टिकल फेज में। यानी आप ऐसे मशीन लर्निंग टूल्स यूज कर रहे हो जैसे एसपीएसएस है, वीका है, मैटलैब्स हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे इन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स को, मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और हमें रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इन दोनों की बेस पे ये दोनों सब्जेक्ट्स मिलके एक डाटा माइनिंग को डिफाइन कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स फोकस कर रही होती है मॉडलिंग के ऊपर, जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कर रही है नोशन ऑफ मॉडल्स को, नोशन ऑफ मॉडल्स। और जो मशीन लर्निंग है वो एम्फसाइज कर रही है एम्फसाइज ऑन साइज ऑन एल्गोरिदम। अब आपको पता है कि एल्गोरिदम क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जो हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है इन स्टेप वाइज प्रोसीजर में। वो हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम होता है। अब मॉडल क्या है? मॉडल हमारे पास एक कंप्यूटेशनल जो फॉर्मुलेटेड तरीका, जो जो न्यूमेरिकली या कंप्यूट करके सॉल्व किया जाए, जो हमारे वो जो वही रिजल्ट दे जो जो हम एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एन एल्गोरिदम। मॉडल्स इस तरीके से फॉर्मुलेट किए जाते हैं कि जो एल्गोरिदम हमने रन करना है उसके मुताबिक ही रिजल्ट दे, वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉडल। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि इनपुट्स लिए और जो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आने चाहिए थे विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर, वो वैसे ही आउटपुट आए।
अब हमारे पास ये वो कहता है कि डाटा माइनिंग की फील्ड में जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं डाटा को या प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात आती है मॉडल को डिफाइन करना, मैथमेटिकल मॉडल चूज करना। और डाटा माइनिंग जो है वो इसमें क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट ले रही है मॉडलिंग मॉडल बिल्ड करने का। वो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल थ्योरी। अब ये कौन कंट्रोल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था ये यूज होता है इंडस्ट्रियल फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, प्रिंसिपल्स यानी मॉडलिंग मॉडल प्रिंसिपल्स मॉडलिंग करने के लिए। अब वो कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हम जो फेस कर रहे होते हैं कंट्रोल थ्योरी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले किसी भी सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम के लिए हम काम करेंगे, जिस सिस्टम को हमने काम करना है उसको पहले हमें उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन करना है कि ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसका बिहेवियर क्या है, ये किस तरीके से जो इसके सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, जिन वेरिएबल्स को यूज करके हम काम करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उन दूसरों के साथ कितनी लेवल की डिपेंडेंसी है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर आउटपुट जनरेट करने वाले हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम अपना मैथमेटिकल मॉडल को डिफाइन कर रहे हो ताकि हमें टारगेट जो जो सिस्टम हमारा टारगेट सिस्टम है उसका पता चल सके कि उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आने वाले हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसको बोलते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। जिसमें हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं बाय आइडेंटिफाइंग देयर इनपुट्स और आउटपुट्स को डिस्कस करने को, उसको हम सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब वो कहता है कि जो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, फिर एक बार बोल रही हूँ, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मतलब जब भी हम कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं, मॉडलिंग करने की बात करते हैं, मॉडल्स कंप्यूट करने की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब आप मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन कर रहे हो किसी भी अननोन सिस्टम पे के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी टारगेट सिस्टम के लिए, उसके इनपुट्स को देखते हुए, उसके रिक्वायर्ड आउटपुट्स को देखते हुए, और उसमें आप देख रहे हो कि आपने जो है वो कैसे इसको डिफाइन करना है, वो आपके पास कहलाता है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। अब सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के मल्टीपल पर्पसेस होते हैं, किससे हमें क्या फायदा हो सकता है। मल्टीपल पर्पस ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं व्हाट आर द सिस्टम बिहेवियर, कि सिस्टम का एक्चुअली बिहेवियर क्या है, उसके बिहेवियर के मुताबिक हमें क्या काम करना है। फिर बात आती है हमारे पास दूसरा, कि हम ये देखते हैं इंट्रैक्शन देखना, जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि जो सिस्टम के अंदर हम वेरिएबल्स यूज करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, वो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके फीचर्स कैसे काम कर रहे हैं, डेटा पॉइंट एक दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, ये चीजें हम इसमें देखते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में। अब हम अगर बात करते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेस्ट मॉडल उसके लिए बनाने के लिए, मॉडल मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स होते हैं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन वर्किंग ऑन टू स्टेप्स। पहला स्टेप आपके पास आता है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, और फिर दूसरा स्टेप आता है पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में क्या काम होता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जिस सिस्टम के लिए हम जिस सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको अननोन सिस्टम भी बोल सकते हैं, टारगेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। हम उस सिस्टम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, उसके लिए मॉडल बनाना जरूरी है, उसके लिए मॉडल डिफाइन करना जरूरी है जो उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करे और वही आउटपुट दे जो हम लेना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ ये बात आती है कि सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें अप्रोरी नॉलेज अप्लाई करने की जरूरत है अपने टारगेट सिस्टम पे। अब यहाँ पे जब हम, क्योंकि हम डाटा माइनिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है अप्रोरी, अप्रोरी नॉलेज। नॉलेज की हम बात करें, ऐसा नॉलेज जो जिसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ना हो उसको हम बोलते हैं अप्रोरी नॉलेज। यानी आप एक्सपीरियंस की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप उसकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, इसका ऐसा नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो जिसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसको बगैर एक्सपीरियंस और बगैर ऑब्जर्वेशन से उसको के बगैर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके लिए बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हो और उसके पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हो, कौन सा पॉसिबल आउटकम है जो मेरे सिस्टम को प्रॉपरली 100% या मोर देन 90% एक्यूरेसी की तरफ मुझे लेके जाएगा। तो प्रोरी नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है जिसका जो डाटा है या जो नॉलेज है वो बगैर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के जनरेट होता है। और एक इसी तरह का होता है ऑपोजिट इसका पोस्टीरियर नॉलेज। पोस्टीरियर नॉलेज का मतलब ऐसा डाटा, ऐसा सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बेस पे कलेक्ट की गई हो। तो हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिस्टम जिसके ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर प्रोरी नॉलेज अप्लाई करते हैं ताकि हम देख सकें कि इसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होगा
बेस्ट मॉडल कौन सा बेस्ट रहेगा मैथमेटिकल मॉडल, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज रिजल्ट देगा, एफिशिएंट रिजल्ट्स देगा। अब सिस्टम को जब हम टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक सिस्टम के लिए मॉडल चूज करने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शन चूज करना पड़ता है। यहाँ आपके सामने एक फंक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं y इज इक्वल टू एफ यू और यहाँ पे आ गया टी। अब ये फंक्शन है जो कि हम यूज करेंगे मॉडल को डिफाइन करने के लिए, मॉडल को डेवलप करने के लिए। अब इस फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन जो है एफ फंक्शन जो हम यूज करने वाले हैं, ये सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी जो हमारी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हम फंक्शन चूज करते हैं। और ये फंक्शन हम खुद से ऑटोमेटिक चूज नहीं कर लेते, जो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं डेटा साइंस के रेलिवेंट या डेटा माइनिंग से रेलिवेंट, वो चूज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उससे रेलिवेंट ये फंक्शन बेस्ट रहेगा। तो अब उस फंक्शन को यूज करने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। उसमें यू हमारे पास क्या है, इनपुट को शो कर रहा है, टी किसको शो कर रहा है, पैरामीटर्स को शो कर रहा है, और इन दो के रिजल्ट से वाई क्या हो रहा है, वाई किसको एलेबोरेट कर रहा है, फंक्शन के आउटपुट को। अब वो ये कहता है कि जब हम एक मॉडल यूज कर लेते हैं, उसके लिए डिजाइनर फंक्शन भी सिलेक्ट कर लेता है और उस फंक्शन के लिए हम जो है वर्किंग करते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फॉर द जो कि बेस्ट है मॉडल के लिए डेवलप करने के लिए, फिर हमारा काम होता है पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन। पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ आपको ये स्टेरिक नजर आ रहा है इस पॉइंट पे, इस स्टेरिक से हमें थोड़ा सा, ये क्या होता है, ये स्टेरिक हम क्या करते हैं, पैरामीटर आइडेंटिफाई में हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज करते हैं। ये पैरामीटर फंक्शंस आपने पढ़े होंगे जिसमें हम वन और मोर पैरामीटर्स डाल सकते हो, तो हम उस फंक्शंस पे मल्टीपल पैरामीटर डाल के देखते हैं और तब तक पैरामीटर्स चेंज करते रहते हैं जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं मिल जाता, सूटेबल हमें नहीं मिलता कि ये मॉडल, ये पैरामीटर मिल गया, अब इस फार्मूले को यूज, ये फार्मूला ठीक रहेगा, ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा हमारे पास, तो इस ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन गया। जैसे मेरे पास 1 से लेके मैंने 5 पॉसिबल पैरामीटर रखे हुए हैं, मैंने 1 वाला चूज किया, 1 पे मुझे 70% एक्यूरेसी मिली, 2 को चूज किया, वहां मुझे 73% मिली, उसके बाद 5 पे आई तो मुझे 95% एक्यूरेसी मिली। इसका मतलब दिस इज अ बेस्ट पैरामीटर, जो कि एक ये हम चूज कर लेंगे और उसी को हम अपना मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट करके उस पर आगे वर्किंग करेंगे। तो जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में फंक्शन यूज किया, फंक्शन को प्रॉब्लम के मुताबिक फंक्शन सेट किया, फिर दूसरा स्टेप क्या था, उस फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स डाल के देखे आइटरेटिव प्रोसेस में, और तब तक हम उसको अप्लाई करते रहे, उसको सम करते रहे जब तक हमें हमारी हाईएस्ट एक्यूरेसी की तरफ नहीं ले गया। और फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या आता है, पॉसिबल आउटकम। ये आपके पास क्या है, दैट इज अ पॉसिबल आउटकम, जो एफिशिएंट आउटकम है। तो पहले आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, सिस्टम को आइडेंटिफाई करने से आपको क्या मिला, मैथमेटिकल मॉडल, और उस मैथमेटिकल मॉडल में डिफरेंट पैरामीटर को सम करते हुए आपने फाइनल रिजल्ट तक आप अपनी टेक्निक आइडेंटिफाई कर पाए। अब वो ये कहता है कि स्ट्रक्चर और पैरामीटर, ये दोनों प्रोसेस जो हैं आइटरेटिव मोड में चलते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक वो उनको वैलिड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, एक्यूरेट मॉडल जनरेट नहीं हो जाता, तब तक ये आइटरेटिव मोड में रहते हैं, जब तक पैरामीटर फाइनलाइज नहीं हो जाते, ये डिसाइड नहीं हो जाता कि इस फंक्शन के लिए ये पैरामीटर सबसे बेस्ट रहेगा, ये टेक्निक सबसे बेस्ट रहेगी। जब ये टेक्निक बेस्ट हो जाती है, चूज हो जाता है, फिर इनका दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, क्योंकि पहले तो हमने स्पेसिफाई किया, पैरामीटर परफॉर्म किया, फिर उससे हमने देखा कि सबसे बेस्ट फिट पैरामीटर कौन सा, उसको चूज किया। बाद में हमने क्या किया, क्योंकि एक चीज है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हम मॉडल बना रहे हैं टेस्ट करने के लिए उसको, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, डाटा को पहले दो तरीके होते हैं, डाटा को पहले ट्रेन करते हैं, फिर डाटा को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, डाटा को ट्रेन करने का मतलब क्या है, उसके लिए मॉडल बना रहे हैं, उसके लिए मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। मॉडल पे फॉर एग्जांपल 1000 में से ज्यादातर पोर्शन, 70% पोर्शन हम ट्रेनिंग के लिए लेते हैं, 30% पोर्शन हम टेस्टिंग के लिए लेते हैं। तो जब हमने ट्रेन किया, उसको डाटा को ऑर्गेनाइज किया, तो हमने उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाया। बाद में हम क्या करते हैं, जब ये मॉडल बन जाता है, बाकी जो 30% है वो टेस्टिंग के तौर पे हम उस मॉडल पे अप्लाई करते हैं। अगर वो वैलिड करेक्ट रिजल्ट दे, तो इसका मतलब बाकी 30% भी वही रिजल्ट दे रहा है, टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब वहां पे हमारा आइट्रेशन स्टेप रुक जाता है, हम पैरामीटर स्टॉप कर देते हैं और वहां पे हमारा जो आउटकम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं।
ऐसे हम इस तरीके से अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज अ डाटा माइनिंग रूट, जिसमें हर एल्गोरिथम, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम जो मॉडल्स और एल्गोरिथम चूज करेंगे उसके लिए पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सिस्टम के लिए बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल बनाना जरूरी है, और जब मैथमेटिकल मॉडल हमारा क्लियर हो जाए उसके लिए हमें साथ हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करेंगे, और उन पैरामीटर्स में हम तब तक पैरामीटर को आइटरेटिव मोड में चेंज करते रहेंगे जब तक हमें ऑप्टिमाइज और बेस्ट फिट अवेलेबल नहीं मिल जाता। जब वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर वैलिडेशन करने के लिए हम टेस्ट डाटा डालते हैं, यानी अनसीन डाटा उसके अंदर डालते हैं। अगर वो अनसीन डाटा जो हमारे ट्रेन डाटा के साथ सेट हो जाए, रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दे दे, हमारी एक्यूरेसी को बैलेंस रखे और इंक्रीज करे, तो इसका मतलब है कि हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें वो मिल गया। हम इसे इसी तरीके से हम अपने जितने एल्गोरिदम देखेंगे उसमें हम ऐसे पहले मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे कैसे काम कर रहा है, और उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि दैट विल बी द बेस्ट, और हमें इसको चूज करके इसके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। ये आज आपका लेक्चर था, इसको आप स्टडी करो कि व्हाट इज अ डाटा माइनिंग रूट। बुक में आपका पेज नंबर 4 है, उसको प्रॉपरली रीड आउट करें कि हाउ कैन यू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई एंड पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन बी डन। और फिर इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।